बैठ जाओ। हाँ कर लो भाई। मैं टाइम आ रहा हूँ। नमस्ते मैडम जी। क्या आपकी मैडम जी? चलिए बच्चा, कुछ नए चेहरे कुछ पुराने। यस मैम। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है कि नहीं? बताइए। यस मैडम हिंदी में बताओ मैडम। यहाँ पे कुछ मैडम रासायनिक बलगतिकी। हाँ मैडम आती होगी नहीं शायद। उसके अंदर नहीं सर बता आते ना मैडम। हमारी थर्मोडायनेमिक्स होगी और केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो शुरू नहीं हुआ हमारे। हाँ कहाँ केमिकल काइनेटिक्स भी बच्चे इधर बताए पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ा रेगुलर क्लास कौन सी है जो आते हैं? बताओ, आप बताओ रासायनिक बलगतिकी। हाँ मैम कट गया वो तो नहीं बेटा। ये पता लग गया कि सिलेबस कुछ कट हुआ है। ये यस तब मैम। बातें शुरू। पीछे सबसे पीछे कौन कौन बैठे हैं? हाँ मैडम वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा। आगे आ जाओ, इतना पीछे ना बैठो, आगे आप भी आगे आ जाओ। मैडम जो सिलेबस कट हुआ है मैडम बताइए। नहीं सिलेबस कट हुआ है, सुन लेंगे। क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था खत्म। सॉलिड स्टेट तो पढ़ लिया मैडम हमने शायद। कोई बात नहीं। और तो क्या सुनते रहो। हाँ नोट कर लो। पीडीएफ भेज रहा हूँ मैडम। देखो ठोस अवस्था दैट सॉलिड स्टेट। एक है 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। और लास्ट के दो हैं पॉलीमर्स बहुलक और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। ये 4 चैप्टर पूरी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, ईथर का कुछ पोर्शन हटाया है लेकिन ये तो बिल्कुल चारों कट है। और 12th के सिलेबस से हाँ एक और नोट करेंगे चैप्टर 6 तत्वों का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने चैप्टर हो गए टोटल? 5 कट हुए हैं। जो एक चैप्टर है पी ब्लॉक वो 12th से तो डिलीट हुआ है लेकिन तुम्हारे सिलेबस से नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि 12th की बुक से हटा है लेकिन नीट से नहीं हटा। अब इसके बाद आएगा 11th के चैप्टर। 11th में हटा है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी क्या बोलोगे उसे? द्रव्य की अवस्था। द्रव्य इसमें हो गया ये स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। एक इसमें आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक हटाया इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक। और एक हटाया लास्ट वाला पर्यावरण पर्यावरणीय रसायन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी 4 चैप्टर तुम्हारे हटे हैं 11 से। जो पी ब्लॉक है ना वो ना 11 से हटा है ना 12 से हटा है। ठीक है एस ब्लॉक हट गया। एस ब्लॉक हट गया और हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, तो अब चैप्टर कितने कम हो गए टोटल? 9। हाँ कितना हो गया टोटल? 9 चैप्टर। 9 चैप्टर कम होने का मतलब है सारा प्रेशर बचे हुए चैप्टर्स पे आ जाना। और जितना प्रेशर जितने कम चैप्टर पे आएगा उतना टफ पेपर बनता चलेगा। यानी अब तुम्हें फोकस करना है इन बाकी चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जितना सिलेबस कम उतना ही
तुम्हारा जो दिमाग है ना वो उतना ही चलेगा, फिर चलाना पड़ेगा, क्योंकि सोचो कंपटीशन इजी कर नहीं सकते, क्योंकि दिन पर दिन हर साल बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है लाखों में। जहाँ 16 लाख थे 2 साल पहले, वहाँ इस साल 22 लाख थे, और अगले आने वाले साल में 24 में 25 लाख ना हो जाए। कितने हो जाए मैडम फिर? कोई बात मैडम, नहीं, हाँ मैडम, हमें तो 25 लाख एक 30 लाख मैडम, कितने भी हो, मैडम एक ही चाहिए बस। फिर मेहनत आपकी है तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सीट भी तो बढ़ रही है। मैडम, हाँ बात। अब जिसे बोलना है वो थोड़ा बाहर जाके बातें करके फ्रेश होके आ जाए। नोट करेंगे जो आज सिलेबस है उसमें, जो मुझे मिला है, इसका लास्ट है केमिकल काइनेटिक्स का आज। ठीक है, मेरे लेक्चर में ये आज लास्ट है, लेकिन जब तुमने पढ़ाई नहीं तो मैं स्टार्ट करूंगी इसे। और इसके बाद जो मुझे चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री कराना नहीं है, तो उस पीरियड में ये कंप्लीट हो जाए, है ना। क्योंकि जो हमें दिन दिए होते हैं उनसे हमारे एक आध दिन फालतू ही लगता है, उतने कम टाइम में सिलेबस नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना, तो दोनों में लेके चलेंगे, तो जिसको जहां भी प्रॉब्लम आएगी वो बोल देगा। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो इसे पढ़ने के लिए हमें एक वर्ड लेना है काइनेटिक्स, जिसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना फिजिक्स में। ऐसा फिजिक्स में काइनेटिक्स का क्या मतलब है? ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब होता है, लैटिन लैंग्वेज में काइनेसिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट, यानी गति। अब गति जहां फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जहां गति वर्ड आता है तो वहां गति से मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन। गति किसे कहेंगे, अगर हमने अपनी पोजीशन बदली है तो हम उसे गति बोलते हैं। अब यहाँ पर तो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एक रिएक्शन जो एक बीकर के अंदर चल रही है, एक रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। वहां तो हमें नहीं दिख रहा कि कौन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन चल तो रही है ना, बोलते हैं ना रिएक्शन चल रही है, तो वही चलने से आया है हमारा मूवमेंट से, काइनेटिक वर्ड से, और वही से बना है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। जैसे हम किसी भी चीज की गति को किससे पता लगाते हैं, स्पीड। स्पीड माने हिंदी में चाल। और केमिस्ट्री में हम हमेशा किसकी बात करते हैं, दर की। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं, अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का नाम ही अभिक्रिया। तो जब अभिक्रिया पढ़ेंगे तो अभिक्रिया की गति को किससे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे स्पीड हमें किसी चलायमान वस्तु की गति बता रही है, वैसे ही हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन की स्पीड बता रहा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, यानी किसी समय में, किसी पर्टिकुलर समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एक साइकिल पे जा रहा है लड़का, एक पैदल जा रहा है, और एक बाइक पे जा रहा है, तो हम पता लगाएंगे कि किसकी स्पीड तेज है, तो हम तीनों को एक निश्चित समय देंगे। ये नहीं कि साइकिल वाले को 20 मिनट दे दिए और बाइक वाले को 2 मिनट, नहीं, निश्चित समय बाद हमने 5 मिनट दिए, और 5 मिनट बाद पूछा कि कितनी दूरी तय करी, तो सबसे ज्यादा दूरी किसने तय करी, और सबसे कम दूरी किसने तय करी, पैदल वाले का हमने बोल दिया कि इसकी स्पीड कम। तो इसी तरह से हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड का पता लगाने के लिए हम क्या देखेंगे रिएक्शन में, दूरी तो होगी नहीं रिएक्शन में, हम देखेंगे सांद्रण, यानी कि जो हमने लिया है पदार्थ उसका सांद्रण कितना लिया था और कितना रह गया, कंसंट्रेशन। समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर। क्लियर, समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन को
क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब सबसे ऊपर लिखा है हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन, देयर फैक्टर्स एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभी किसी भी अभिक्रियाओं की दर दर को प्रभावित करने वाले कारक और उनके मैकेनिज्म, क्रियाविधि को पढ़ते हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। क्लियर हो गया? तो अब हमारी पहली हेडिंग सब बच्चे या तो ये नोट करेंगे और इसके बाद हेडिंग आएगी हमारी मेन रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक नोट कर। क्लियर? यहाँ तक हो गया? अब हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पर जो रिएक्शन के प्रकार लिख रहे हैं वो बेस्ड है रेट पर, दर पर। नंबर एक, वेरी फास्ट रिएक्शंस। इसे इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश में लिखने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा होगा। वेरी फास्ट का मतलब यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेज चलती हैं। टाइम नोट करेंगे, कितना समय लगता है चलने के लिए ना? क्या हो रहा है बेटा मैडम मुझे तुम्हारे पीछे वाले को? दिक्कत हो रही है कुछ? दिक्कत है। इस साल किया 12th? कहाँ से किया? रामपुर, मनिहारन, गोचर? तो इंग्लिश मीडियम। वेरी फास्ट रिएक्शन यानी कि जो कितने समय में हो रही है, इस समय को तुम सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हो? नो मैम। यानी कि तुम पलक नहीं झपक पाओगे, उससे पहले ये रिएक्शन खत्म हो गई। तो ऐसी रिएक्शन हो गई वेरी फास्ट। नंबर 2, इसका उल्टा कर दो, वेरी स्लो। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, कौन सी रिएक्शन है जो इतनी जल्दी होती है? आयनिक रिएक्शन। यानी जो आयन से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड्स, उनकी अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती है। वेरी स्लो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप लोहे में जंग लगते हुए देखना चाहते हैं तो 2 मिनट, 5 मिनट, 5 घंटे, कितने कितने समय में आपको दिखाई देगा कि लोहे में जंग लगनी शुरू हो गई है? कम से कम 3 से 4 दिन। तो 3 से 4 दिन में रिएक्शन शुरू हुई है तो इसका मतलब कैसी हो गई? वेरी स्लो। मॉडरेट माने मीडियम, यानी ना स्लो ना फास्ट, बीच में आ गए। कौन सी वाली होती है ये? इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोल सकते हैं, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नोट करो, ये तुम्हारे सेकंड से मिनट तक ले सकती है। जैसे आपने जिंक का टुकड़ा लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें एसिड डाल दिया, तो कौन सी गैस निकलेगी?
कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। तो इसे जो हाइड्रोजन बनने में, यानी रिएक्शन जिंक और एसिड के बीच में होने में जो समय लगा, वो थोड़ा सा लेगा समय। तो इसलिए कैसी रिएक्शन हो गई? मॉड प्रोडक्ट। अब कारण बताएंगे, लिखेंगे रीजंस। कारण हिंदी में लिख सकते हैं कारण, इंग्लिश में रीजन। नंबर 1, रीजन लिखेंगे नंबर 1, अभिक्रिया का प्रकार, रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, जो मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, नंबर 1 हो गया अभिक्रिया का प्रकार, यानी रिएक्शन अगर आयनिक है तो फास्ट चल रही है, और रिएक्शन अगर स्लो है तो इसका मतलब उसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन चल रही है। क्योंकि जहां आयनिक रिएक्शन होती है तो तुम दो सॉल्ट को पानी में डाल देते हो, फिर रिएक्शन होती है। तो जैसे ही हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तुरंत वो आयंस में टूट चुके होते हैं। बस उनका क्या होता है, आदान प्रदान चलता है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये काम बहुत जल्दी होता है। और कोवलेंट रिएक्शन को, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगता है? समय। वो पुराना बॉन्ड तोड़ता है और नया बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए पहला फैक्टर हो गया टाइम। टाइम पर यानी कि इस पर कि वो किस तरह के बॉन्ड है जिसे तोड़ने में टाइम लगता है। नंबर इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट में नेचर ऑफ बॉन्ड, इसी में नंबर 1 में नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड के प्रकार पर, बॉन्ड किस तरह का है। लिख लिया। दूसरा लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। अगर मैं दो रिएक्शन लिख रही हूँ तो तुम्हें बिल्कुल एक जैसी लग रही है देखने में, लिखी हुई कि CO2 और NO2 लग रही है देखने में सेम, लेकिन टाइम सेम नहीं लग रहा दोनों के में। तो मुझे सब एक समान दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम सबने कहा कि हम नीट की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। जब एग्जाम देकर आओगे तो मार्क्स सबके अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अभिक्रिया करने की दर अलग अलग है। किस लिए अलग अलग है? क्योंकि तुम्हारी समझने की, सोचने की, करने की सब स्पीड अलग है या नहीं? तो इसी तरह से देखने में हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन सी और ओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा और एन और ओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तब नए बॉन्ड बनेंगे। तो किसको कितनी ऊर्जा चाहिए तोड़ने के लिए? जिसको अधिक ऊर्जा चाहिए उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? स्लो। और जो जल्दी तोड़ देगा बॉन्ड उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? तो दूसरी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, हर एक को अलग अलग चाहिए, इसलिए सब रिएक्शन का रेट अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सब? अब हमारी मेन हेडिंग शुरू होगी, हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में लिखना चाहे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जरा, पहले इंग्लिश में लिखेंगे। इट इज द it is the change it is the change in the concentration it is the change in the concentration of any one of the reactants, any one of the reactants or products or products per unit time, per unit time. कंसंट्रेशन माने क्या होता है बताओ? कंसंट्रेशन की हिंदी सांद्रण। ठीक है, सांद्रण माने अमाउंट।
जो आप कोई भी, इसको एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हो, आपने जिंक लिया और एसिड लिया, दो अलग अलग बर्तन में, और दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद रिएक्शन शुरू हुई, और तुमने 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद देखा तो जिंक खत्म और जो एसिड था वो भी खत्म। यानी जो रिएक्शन कर गए वो कौन कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स, हिंदी में अभिकारक। यानी अभिकारक के सांद्रण में कमी आ, ऐसे तो बोलेंगे, अभिकारक में कमी आ गई, अभिकारक कम हो गया। तो उस टेस्ट ट्यूब में से सारा अभिकारक गायब हुआ तो कुछ तो बना होगा, वो कौन था सारा? वो उत्पाद था, यानी प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट का सांद्रण क्या हो गया? बढ़ गया। एग्जाम्पल, घर में खाना बनाते हैं और आटा मल के रख लिया, तो आटा क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट। अब आटे से हम तवे पर रोटी बनाते जा रहे हैं, तो इधर अभिकारक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और उधर रोटियां बनती जा रही है। धीरे धीरे आटा शून्य में चला जाएगा और रोटियां पूरी आ जाएंगी। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट बनेगा नहीं। कभी ऐसा होगा? होगा। कैसे? तुमने ऑल आउट लगा दिया और डिब्बी हो गई खाली, और कुछ भी हाथ नहीं आया, नजर नहीं आया, यार मच्छर तो मर गए। मच्छर मर गए, खत्म। मच्छर कोई तुम्हारा मच्छर थोड़ी ना लिए थे तुमने। तो वो प्रोडक्ट तुम्हें दिखाई नहीं देता जो गैस बन के चला जाता। कोयले को जलाया, वो CO2 बन के उड़ गया। तो यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाना है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है? क्योंकि हम जितनी भी रिएक्शन करते हैं वो एक बंद कंटेनर के अंदर चलती हैं। केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन अगर प्रैक्टिकल देखना है तो सारी की सारी किसमें होंगी? बंद कंटेनर में। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करना होता है कि जितना हमने अभिकारक लिया है हमारा उतना ही उत्पाद बनना चाहिए, नहीं तो वो तो सारा शून्य में चला गया। समझ गए? तो यहाँ पर क्या लिखवाया मैंने कि समय के साथ, समय के पर यूनिट टाइम लिखवाया है, समय के साथ किसी भी, नहीं लिखवाया है, किसी भी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो चेंज होगा उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। तो क्या फॉर्मूला बन गया? अभिक्रिया की दर को हम शॉर्ट में R से लिखेंगे। अभिक्रिया की दर बराबर कौन? खाली टाइम नहीं आएगा, चेंज इन टाइम। ठीक है? नोट करेंगे, ये कोई अभिकारक है A जो उत्पाद में बदल रहा है B में। यहाँ अभिक्रिया की दर दो पर निर्भर करेगी, A पर भी करेगी, और सिंपल फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है? अब अगर इसे A के हिसाब से दिखा रहे हैं तो क्या बनेगा? हिंदी में लिखेंगे, अभिक्रिया की दर बराबर A के विलुप्त होने की दर। हिंदी में जो लिखना चाहे लिखेगा, अभिक्रिया की दर बराबर A के विलुप्त होने की दर। ठीक है? इसमें बहुत सवाल बनेंगे तो ये कंसेप्ट एकदम आज दिमाग में क्लियर करके जाएंगे। ठीक है? एकदम ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभी देखो पहला स्टेप शुरू हुआ है। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे पहले यहां से देखेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया की दर यानी R बराबर, माइनस लगाया है, अभी बताएंगे माइनस क्यों लगाया है। डेल्टा माने चेंज यानी परिवर्तन, और ये साइन किसका होता है बेटा? साइन कंसंट्रेशन का यानी सांद्रण का, और ए के साथ ले रहे हैं इसलिए ए का साइन लगा है, बटे समय में परिवर्तन। ठीक है? जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना,
हमने रिएक्शन शुरू करी, ठीक है, कोई समय है हमारे पास, 0 समय है, 5 सेकंड बाद देखी तो समय हो गया 0 से 5। तो 0 से, और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो 5 सेकंड आ गया। ऊपर सांद्रण पहले कितना था, 5 सेकंड बाद कितना है। अब माइनस क्यों लगाया है यहाँ पर, रिएक्टेंट घटेगा ना मैम इससे। क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी, मैंने यहाँ माइनस लगाया है, यानी कि दर जो है माइनस। चाल अगर हम किसी किसी व्यक्ति की बात करें तो चाल जब होगी जब वो दूरी तय कर रहा हो, और दूरी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, सही है ना। तो जब दर हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और यहाँ पर अगर हम इस माइनस को हटा देते हैं, तो हमारा सांद्रण जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो सारा का सारा, सपोज करिए ये था, 5 सेकंड बाद वो 3 मोल प्रति लीटर रह गया, तो 3 - 5 आएगा, तो कितना बचेगा बताओ, माइनस माइनस के 2/5। तो उत्तर किस में आया, माइनस यानी दर नेगेटिव बन गई। और हम कह रहे हैं कि दर कभी भी ऋणात्मक, इसलिए हम पहले ही साइन क्या लगा देंगे आगे, माइनस ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए। दर धनात्मक करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाए, क्लियर। तो ये हो गया, यहाँ तक नोट हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे, परिभाषा में आपको लिखवाया है कि अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक और किसी भी उत्पाद की सांद्रण के पर निर्भर करेगी, यानी वो ए पर भी निर्भर कर सकती है और बी पर भी, ठीक है। रेट ए का भी होगा और बी का भी। हम बोलेंगे ए घट रहा है, उसके हिसाब से स्पीड क्या है, और बी बनना शुरू हो गया, उसके हिसाब से क्या है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा। यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि जब हमारी रिएक्शन, जब समय 0 था तो बी कितना था, तो 0 था, बी कितना था, 0। 5 सेकंड बाद बी कितना हो गया, मान लीजिए 2 मोल पर लीटर हो गया, तो 2 - 0 यानी प्लस आए। तो इसलिए क्योंकि उत्पाद बन रहा होता है वो खुद ही पॉजिटिव आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस या प्लस लगाने की जरूरत, क्लियर, कर लो नोट। ठीक है, क्या लिखा है उसके बाद मैंने, यानी अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो सांद्रण बटे समय, और सांद्रण का मात्रक क्या होता है, सांद्रण का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक, समय का मात्रक कुछ भी हो सकता है, तो वो कुछ भी आ जाएगा, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, जो भी कुछ है वो वहां लिख देंगे। अब ऐसा ही मात्रक सेकंड है, तो इसलिए हमने यहाँ सेकंड से दिखाया, ठीक है। ये बात है लिक्विड और सॉलिड के केस में। लेकिन यदि हमारा अभिकारक और उत्पाद गैस है तो यूनिट क्या बनेगी, यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर गैसेस, तो गैसेस के केस में कंसंट्रेशन की जगह लिया जाता है प्रेशर, यानी दाब। और दाब का मात्रक क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, एटमॉस्फेयर, एमएम, सेंटीमीटर और बार, तोर, लेकिन हमने मेन के लिया है यूपीएम परसन, ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। यहाँ तक नोट करने के बाद ये हेडिंग डालेंगे, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे सामान्य अभिक्रिया के लिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया के लिए,
एक जनरल रिएक्शन लिख दी, A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस बी, यानी A और B कौन है और C और D कौन है। तो अभिक्रिया की दर R बराबर सबके समानुपाती बराबर होती चली जाएगी। R बराबर रेट ऑफ appearance of A, सॉरी, disappearance of A बराबर रेट ऑफ, बोलते रहो, disappearance of these हाँ, बराबर, rate of appearance of these हाँ, बराबर, rate of appearance of these इसके नीचे वाली लाइन खुद पूरी करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। अभिक्रिया की दर बराबर ए के विलुप्त होने की दर बराबर बी के विलुप्त होने की दर बराबर सी के बनने की दर बराबर डी के बनने की दर, यानी सब दर आपस में बराबर हैं। लिखा किसी ने, लिख ली, और किसने लिखा, तीन बच्चों ने, तुषार आपने लिख लिया पीछे, क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, rate of disappearance of these ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए लगाया माइनस। फिर माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा फिर delta d by delta t delta d by ठीक है, आसान है काम। yes इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे आया भी है कि ये रिएक्शन दे दी कोई भी और इसे लिख के दिखा रहे हैं वो कि ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 4 लाइन में, तो आपको लिखना आना चाहिए। अब ऐसी रिएक्शन तो देने के नहीं, तब से देंगे। तो अब यही रिएक्शन को मैं चेंज कर रही हूँ, कैसे कि अगर इस अभिक्रिया में उनके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हुए हों, यानी कि यहाँ पर आगे इनकी मोलों की संख्या लगी हुई हो, जैसे तुम रिएक्शन बैलेंस करते हो ना, yes ma'am 2CO प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO2, ऐसे तो बैलेंस करोगे, तो इनके आगे ये मोलों की संख्या लगा दी, जिसे हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये कहाँ जाएंगे, तो अब दर बराबर नहीं रहने की, क्योंकि अब कोई तो कितना हो गया और कोई कितना हो गया, तो उनकी दर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, बताओ, किसी को तो पता होगा, उनके नियतांक से दर को डिवाइड कर, यानी एक बच्चे सब जगह ऐसा, एक बच्चे बहुत आसान काम है। सारी दर बराबर नहीं आएंगी क्योंकि कोफिशिएंट लग गए, कोई यहाँ पर सपोज करिए 2CO प्लस O2 लिख दिया, तो यानी कि C जो है वो तो 2 के अनुपात में खत्म हो रहा है और O2 1 के अनुपात में खत्म हो रहा है, तो रेट बराबर कैसे हो जाएगा। तो उस रेट को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो जो ABCD है उनको सबको नीचे ले, ठीक है। इसे लिखने, अब इसी रिएक्शन में इसको पूरा कर दो, दोबारा मत उतारो, कर दिया। इसको 2 बार बनवाते हैं हम, एक बार ऐसे फिर दोबारा बनवाते, अब इतना टाइम लगेगा इसलिए मैंने कहा है यहाँ पे ABCD उतार के इसे ऐसे लिख दो, और ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, इसको लिख के दिखाओ। अभिक्रिया की दर को व्यक्त करना है अमोनिया के विलुप्त होने की दर और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के
बनने की दर से, ऐसा है। तुम्हारे में से कोई आईआईटी का नहीं है, सब नीट के बच्चे? इंजीनियर बनने की चाह खत्म, लिख दिया? क्या लिखा था? 1/2 माइनस डेल्टा एन एन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा नहीं वन डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी, 1/, डेल्टा एक्स टू अपॉन डेल्टा सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। 4 लिखेगा, वो यहाँ पे 2 लगा देगा, ऊपर 3 लगा देगा तो रॉन्ग हो गया। यहाँ 1/2 लिख देगा, ऊपर वहां पे 3 लगा देगा तो रॉन्ग हो गया। मतलब वो 4 तरीके से देगा, तो तुम्हें अपना सही आंसर पता ही है, तो तुम टिक उस पर करो। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की होती है। वो किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे अब तक डेल्टा लगाया है। अब मैथ्स में इसी डेल्टा को डी बोलते हैं, बोलते हैं। यस सर। मैथ्स पढ़ते हैं, अब मैथ्स वाले तो तुम हो नहीं, लेकिन फिजिक्स तो पढ़ते हो। फिजिक्स में डी कहाँ लिखते हैं? डिफरेंशियल, है ना? तो डी वहां यूज होता है जहां चेंज बहुत छोटा होता है, और डेल्टा कहाँ यूज होता है? जहां चेंज बहुत बड़ा। तो इसी को क्या बोलेंगे? आप लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर, और इंग्लिश में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की औसत दर। एक गाड़ी जा रही है और हमें उसका टेस्ट लेना है आज, आज ही सड़क पे उतारी है नई बाइक। लड़कों के लिए तो बाइक का ही है क्रेज, गाड़ी का तो बाद में आएगा, 4 व्हीलर। तो वो जो गाड़ी है उसका लड़के क्या देखते हैं? स्पीड देखते हैं। भाई देखिए जरा कितनी सीसी की है और कितना इसमें स्पीड दिखा रही है। एवरेज वैवरेज नहीं देखते लड़के, बच्चे नहीं देखते एवरेज, बच्चे तो ये देखते हैं कि कितनी तेज स्पीड से चल सकती है। बुलेट लेंगे इसीलिए क्योंकि बहुत भारी गाड़ी है और बढ़िया भागती है, एकदम पता भी नहीं चलता बैठने के बाद, है ना? तो अब क्या करा, कहाँ से चलना शुरू करा? घंटाघर से। और घंटाघर से जा रहे हैं भाई, चलो देहरादून जाना है। तो देहरादून कितना है यहाँ से? चलिए घंटाघर से देहरादून 60 किलोमीटर है, सपोज 65 किलोमीटर है, और टाइम देख लिया 1 घंटा लगा बस। तो स्पीड निकाल ली 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सही है, ये एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन जब वो घंटाघर से जा रहे थे और राकेश केमिकल तक पहुंचे, तब स्पीड कितनी थी? 20, मुश्किल से 20 होगी। राकेश केमिकल से गागलरेडी तक गए तो 40-50 की स्पीड से, और गागलरेडी के बाद हाईवे आया बढ़िया वाला, तो 120 और 130 की स्पीड से। और जहां मोहट आया, मोहन से देहरादून तक, कहीं 40 थी, कहीं 50 थी, कहीं 60 थी, कहीं 80 थी। हाँ तेज चला नहीं सकते। तो इतनी सारी स्पीड को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करा या नहीं करा? और सीधे पहुंच गए 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो जो स्पीड थी वो थी तुम्हारी एवरेज स्पीड, जो तुम्हें हेडिंग लिखवाई, जो ये दिखाई थी। ठीक है, जबकि जब केमिस्ट्री चलती है ना और साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो ये नहीं देखते कि सो गए, 2 घंटे बाद जगेंगे और देखेंगे रिएक्शन कितनी हो गई। ऐसे होता है।
वो सेकंड के भी और कम टाइम में देखते रहते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। ठीक है, अब कोई दवाई है, रिएक्शन ही तो है कि हमने कोई दवाई खाई और वो हमारी बॉडी में कितनी देर में जाके उस टारगेट पे अपना असर छोड़ेगी। तो उसे छोड़ के थोड़ी ना भूल जाएंगे, पूरा उसका हिसाब किताब लगाएंगे कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिसॉल्व हुई और कितने समय में कैसे कैसे घूमी है वो। तो इसलिए जो रेट होगा अब की बार वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट, जिसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक माने एक क्षण पर, एक पल पर क्या रेट था। ठीक है, तो पहले क्या लिखवाया मैंने, Average rate. एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है कि जब आप उसे एक बहुत अच्छी टाइम लिमिट दे देते हो, खूब सारी टाइम दे देते हो, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद हम देखेंगे कि कितना अभिकारक कम हुआ या कितना उत्पाद बन गया। ठीक है, वो तो कौन सा रेट हो गया, एवरेज रेट, जिसमें हम क्या लगा रहे हैं, डेल्टा। अब दूसरा रेट नोट करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, हिंदी में तात्क्षणिक दर, और जिसे हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से। तो यहाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आता है लिखा हुआ कि अभिक्रिया की दर को औसत दर में व्यक्त कीजिए, तो आप डेल्टा लगा के आएंगे। अभिक्रिया की दर को तात्क्षणिक में व्यक्त कीजिए, तात्क्षणिक दर में, तो आप डी लगा के। क्लियर हो गई ये लाइन। तो ये जो रिएक्शन लिखी थी, चलो कोई एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, लिख के दिखाओ सर। अब की बार रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट में लिखना है, अभिक्रिया की दर को तात्क्षणिक दर में व्यक्त करना है, वो वाली रिएक्शन लिखनी है। H2 plus I2 is equal to 2H। लिख दीजिए क्या लिखी बताओ, माइनस डी Minus एक्स अपॉन डी प्लस माइनस डी मतलब यहाँ पे 1/2 डी एन आई डी। बस हमें डेल्टा की जगह डी लगाना। अभी ग्राफ क्या है, एक तरफ कंसंट्रेशन दिया है, दूसरी तरफ टाइम दिया है, समय दिया है। अगर हम अभिकारक की बात करें तो समय के साथ अभिकारक घटेगा, तो ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये समय है t1, थोड़ा टाइम बीत गया, समय हो गया C2, तो हमने कहा T1 पर देखना कितना कंसंट्रेशन है, तो यहाँ आया C1, और यहाँ देखा C2, तो अच्छा खासा डिफरेंस आया है कंसंट्रेशन में। तो ये कौन सा रेट कहलाएगा, एवरेज रेट। ठीक है, सांद्रण में अच्छा खासा परिवर्तन है। और यदि मैंने कहा इस समय पर देखना अभिक्रिया की दर कितनी हो गई, तो तुम्हें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, टेंजेंट जिसे बोलते हैं, और उस समय जो दर निकालोगे वो कौन सी होगी, डी यानी इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक दर, यानी किसी क्षण पर, इतने सेकंड पे, 5वें सेकंड पर देखना, फिर कहा 10वें सेकंड पे देखना, तो वो कहलाएगा फिर उस समय लिटिल चेंज आएगा एकदम से, तो वो कहलाएगा कौन सा, Instantaneous rate. ठीक है। पेशेंट पड़ा हुआ है बेड पे और वो इसी धड़कन चल रही है उसकी, अभी तो जिंदा है। ठीक है, 5 सेकंड बाद देखना,
जिंदा है। और अब देखना, और सेकंड बीता भी नहीं है, खत्म। 5 से छठा सेकंड भी नहीं आया था, तो वो एकदम उस क्षण पर, तो वो हो गया एकदम तात्क्षणिक ध्यान। ठीक है। अब इसी बात को अगर किसमें लिखेंगे, ग्राफ खींचते रहेंगे। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका था, और ये वाला किसका है, तो उत्पाद बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, तो वही है। ये कौन सा रेट हुआ, एवरेज रेट, और ये वाला कौन सा हुआ, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। चैप्टर मैंने ही पढ़ाया था यहाँ पे तुम्हें, कौन सा है बताओ, सिलेबस से हटा दिया, कहाँ से लाएंगे इक्वेशन, सबसे अच्छा चैप्टर था ये, बहुत आसान चैप्टर था ये। हाँ, छोटा था, आसान था, इसे हटा दिया, है ना। अब ये, और आइडियल गैस इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होती है पूरी केमिस्ट्री में। टीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ रखी है, तो P बराबर N अपॉन VRT, और तुमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर अभी कुछ दिन पहले, N अपॉन V को क्या बोलते हैं, C, सांद्रक परासरण दाब पढ़ा होगा, यही फॉर्मूला आया था। तो C बराबर क्या बनेगा, जब सवाल आपके आएंगे अभिक्रिया की दर निकालिए और सांद्रण दे रखा होगा या प्रेशर दे रखा होगा, तो आप अभिक्रिया की दर निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद कहेगा कि अभिक्रिया की दर सांद्रण में भी व्यक्त करो, अगर उसमें दे रखी है प्रेशर में, या सांद्रण में दे रखा है तो कहेगा प्रेशर में भी व्यक्त करो, तब ये वाला फॉर्मूला याद आएगा। ठीक है। अब लिखेंगे सवाल, लिखो क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन PCl5 एरो PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2, लिखी रिएक्शन एट, इसी में आगे लिखते चले जाओ, एट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, comma, it is observed that pressure falls from 0.15 atm 0.15 atm to 0.10 atm in 20 minutes. In 20 minutes, find average rate of reaction in atm per minute, and mole per liter per second. हिंदी में समझ आ गया, हिंदी वालों को अभी नहीं। एक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दे दी PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, और यह देखा गया कि जो प्रेशर है वो इतने से इतना 20 मिनट में रह गया, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए
ATM पर मिनट में और मोल पर लीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हमें जो प्रेशर दे रखा है, सांद्रण नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? तो हम प्रेशर के हिसाब से सवाल शुरू कर देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है 0.15 से 0.10 हो रहा है, यही है। Yes, ma'am. Good one. ठीक है, तो घट रहा है, तो घटने का मतलब है कि वो रिएक्टेंट की बात कर, कितना हो रहा है? 8.1. और पहले कितना था? 0.15. कितने मिनट में? 2. माइनस, और इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा? Minus का 5. 0.05। और क्या नीचे माइनस का बचेगा? माइनस माइनस पॉइंट हटा लेंगे, 1/400 400 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0.25. इंटू, 2 times. ठीक है, और कितना लीटर? More liter. नहीं, बोलता है Sorry. सॉरी, लीटर कहाँ से लिखती है? ATM. ATM पर मिनट, नोट करो यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया है नहीं? Yes, ma'am. इधर इधर बच्चों को पीछे। मैम हम्म, तो फिर 0.5 आता ना? है 0.5 है? 0.05 लिखा, 0.5 आता। घटा के देखो यार, 10 में से 5 गए तो कितना आया? उल्टा तो घटेगा नहीं, ऐसे घटेगा। 5 में से 0 गया तो 5, और 1 में से 1 गया तो पॉइंट के नीचे। सोचो, ये इतना सा ही 0 है ना, यही तुम्हारा लेके डूबेगा, क्योंकि आंसर वो कैसे देगा? वो सारे आंसर जो देगा ना, वो सारी पावर बदल रखी होंगी बस। धोखा कहाँ मिलता है? आगे वाला तो यही दे रखा होगा, और आंसर ये भी नहीं दे रखा होगा, आंसर दे रखा होगा ये। ठीक है, आंसर हमेशा इस तरह से देना होता है। आंसर हमेशा डिजिट ऐसे बनानी होती है कि पॉइंट हमारा एक डिजिट के बाद आए, ऐसे होता है आंसर हमेशा। और इसी में ही वो पावर जहां बदली, वहीं तुम फटाफट से टिक कर दिया 1 सेकंड में, सोचे बिना, और वहीं घर आके पता लगी 4 नंबर क्या 5 नंबर खत्म, 4 तो उसके खत्म हुए, 1 नेगेटिव में गया। लो, किसमें पूछा है? रेट, मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये आया है हमारा ATM पर मिनट। तो बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? जो मैंने इसके पड़ोस में लिखा था, क्या लिखा था? P बराबर P अपॉन, प्रेशर कितना था इस सवाल में? 2 प्रेशर थे, माइनस करके डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा? और R कितना होता है? अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर है तो R की वैल्यू रख लो। R की वैल्यू मैंने तुम्हें उस समय भी 3 बताई थी रखने के लिए। 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 0.083 बार में थी, और 8.314 वो जूल में थी। ये 3 यूनिट तो बिल्कुल रखें, ठीक है। गुणा टेम्परेचर कितना दे रखा है? 200 डिग्री, और जबकि होना किस में चाहिए? केल्विन में बदलने के लिए प्लस कर देंगे तो 470, ये आ गया आपका सामने। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेट बराबर ऊपर प्रेशर की जगह अब ये बन गया सारा का सारा, ठीक है। प्रेशर किस में बदल दिया? C में बदल दिया, तो माइनस लगा ही हुआ है आगे,
ये माइनस में आया ही था हमारा, और समय कितना था, 20 मिनट और पूछा किसमें है, सेकंड। तो गुणा क्या करेंगे, 7। अब आंसर आएगा। बहुत अच्छी थोड़ी कैलकुलेशन होगी। जनरली कम मेहनत करवाते हैं तुमसे, जो कैलकुलेशन होती है वो आसान ही आती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी खासी मेहनत वाली कैलकुलेशन है, क्योंकि गुणा में नहीं है, ये डिवाइड में जा रही है, तो बहुत लंबा टाइम लेगी तुम्हारा। मैंने तुम्हें मेथड सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया था, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया जिसमें यूनिट्स को बदलना पड़ गया, तब तुम क्या करोगे, इसलिए ये ध्यान है, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन, देखिए, आर एरो पी, शॉर्ट में बोलूंगी क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, आर एरो पी यानी रिएक्शन हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant changes from 0.03 m कैपिटल, इसका मतलब क्या है, यानी मोल पर लीटर, टू TO2 0.02 m 0.02 m in 25 minutes, कैलकुलेट एवरेज रेट। ये क्वेश्चन करके दिखाना है अभी खुद से, और ये देखना चाहूंगी मैं कि कितने बच्चों का आंसर आया। हिंदी में समझ लेंगे, आर से पी एक रिएक्शन है और उसमें कंसंट्रेशन बदला है 0.03 से 0.02 और 25 मिनट में, और एवरेज रेट निकाले।
मैडम 4 × 10⁻⁴ ठीक है यूनिट यही है मैम मैडम यूनिट यूनिट ऊपर क्या है मैडम कंसंट्रेशन मोल पर एम दे रखा है नीचे क्या दे रखा है मैडम सेकंड टाइम टाइम सेकंड में दिया है मैडम मिनट मिनट में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है जैसे उसने सांद्रण दिया है हम वैसे ही व्यक्त करेंगे कितने बच्चों का आंसर ये आ गया 1 2 3 4 5 5 बच्चों का आया बस सबसे पीछे क्या हुआ स्लो हो रहे हो तुम तुमने कहाँ से किया 12th आगे वाले बेटा जेबीएस 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 क्या नाम है आपका ऋषभ नहीं आया इधर तुम्हारा क्या नाम है छोटा मनस नस आया नहीं आंसर इधर आ गया आंसर कंसंट्रेशन कितना है आगे 0.03 से 0.02 घटा है ना यस मैम घटने का मतलब रिएक्टेंट बोला है वैसे भी मैंने तो माइनस लगाएंगे यस मैम कितने समय में 25 1/2500 आ गया और जब डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 क्योंकि 25 से तो एक डिवाइड नहीं होगा पॉइंट लगाया 0 फिर 0 फिर 0 25 चौका 100 0.04 फिर ये 2 पावर 10 की घात माइनस के 2 फिर ये 1 2 हो गई 4 एक और क्वेश्चन देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तुम्हारा देखो 2A एरो प्रोडक्ट्स रिएक्शन है 2A arrow products. The concentration of A, लिखो 0.5 मोल पर लीटर 0.5 मोल प्रति लीटर 2 CO2 0.4 मोल पर लीटर in 10 minutes. In 10 minutes. Calculate rate of reaction. Calculate rate of reaction. पॉइंट 01 मोल पर लीटर पर मिनट 0.01 मोल पर लीटर पर मिनट किस किस का आंसर यही है तुम्हारा भी 2 और किसी का कोई अलग आंसर इससे
यही है। तुषार कंफ्यूज हो रहा है। 0.1 यही सबका ये 0 पॉइंट। और कोई आंसर? मैडम हाँ, मैडम 2 भी तो था, 1/2 भी तो आएगा उसके आगे कोफिशिएंट। ये है होशियार लड़का एकदम है। पकड़ ली बात, सबने छोड़ दिया उसे। क्यों? क्योंकि अब तक हम उसी ट्रैक पे चल रहे थे, लगातार चल रहे थे या नहीं? इसके अंदर 5 × 10 की पावर -3 है। Straight through। 5 × 10 की पावर -10। हाँ, ठीक है मैडम। क्लैपिंग कर दो इसके लिए। यस, अब तक जितने भी हम सवाल कर रहे थे ना, सब में यही दे रखा था कि आर एरो की बार दे दिए 2 और इसमें एक बहुत गहरी चीज, अभी एक और सवाल दूंगी, तब हर बच्चा क्या, मैं क्या, कंफ्यूज होके मतलब दिमाग ही नहीं लगाने की, और ये जैसी गलती यहाँ करी है। अभी एक और सवाल दूंगी, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, और अभी सबसे पहले मैंने लिख कर दिया था, तो मैं ऐसे लिखा है, अगर इस रिएक्शन को इसके टर्म पे ये लगाते और जहां ये लगाते वहीं तुम्हारा आंसर एकदम सही आ जाता है या नहीं? लेकिन हमने दिमाग ही नहीं लगाया, हमने फटाफट जैसे हम करते आ रहे थे हमने कर दिया। तो हम कर तो अभी तक भी यही रहे थे, लेकिन ये नहीं आने की वजह से हम बार बार भूल गए। ये कितना था भाई यहाँ पे? मैडम 0.5 नहीं, 0.5 से 0.4। ठीक है, कितने समय में? 10 चलो, कितना बचा है यहाँ पे? 0.01 माइनस माइनस प्लस बटे 20। 3 0 तो यही हो गई, और 0.5 इंटू 10 की पावर -3। गलत आया क्या? मैडम ये हाँ, मैडम 0.5 से 0.4 है मैडम। मैडम आपने 0.04 लिख रखा है मैडम, 0 हटा दो मैडम। अच्छा ये है, हाँ मैडम बस 0.1 आएगा। पॉइंट ठीक है, मैडम, फिर नीचे 10 आएगा मैडम, 200 हो जाएगा। ठीक है, 1/200। 1/200। 5 × 10⁻³ सेकंड है मिनट है? मैडम मिनट है। इसे नोट करो जल्दी। तुषार के चेहरे पे शिकन आ रही थी, ऐसे ऐसे कर मेरे को लग रहा मैं ये पहुंच गया है, ये आंसर मैडम ने भी बोर्ड पे लिख दिया, और चक्कर क्या है, मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये कंफ्यूज हो गया। पहली बार से पहली बार केमिस्ट्री में क्वेश्चन करा। मैम आप आ गए ना आज, इसलिए हाँ, दिमाग चलने लगी। ये अच्छे खासे आते हैं एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन, और इसमें आप हर जगह तुम्हें ये दिमाग में जरूर रखना है कि कोफिशिएंट कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। ऐसा भी होगा कि यूज नहीं करना, इसलिए मैं एक सवाल और दे रही हूँ। देखो, 2a 2a एरो 4b प्लस c, देख लिया? अब लिखो, concentration of B Yes, ma'am. is found to increase is found to increase by 5 into 10 की पावर -3, 5 into 10 की पावर -3 Yes, ma'am. मोल पर लीटर in 10 seconds. In 10 seconds. Calculate. इसमें 3 पॉइंट्स डालना, 1 2 3। फर्स्ट
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, फर्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड रेट ऑफ disappearance of A। हिंदी में समझेंगे, रिएक्शन हो गई, इस ये रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, इसमें बी का कंसंट्रेशन दे रखा है कि वो 10 सेकंड में इतना बढ़ गया, तो बताइए तीनों पूछिए ऐसे। चलो मुझे केवल पहला आंसर बताना, आप तीनों मत निकालना भी एकदम से, पहला बताना भी। मैडम 1.2 इंटू 10 की पावर -4। दोबारा बोलो। मैडम 1.2 इंटू 10 की पावर -4। गलत। अब गलत क्या हुआ, क्योंकि तुमने कोफिशिएंट लगा दिया, ठीक है। कोफिशिएंट कब लगता है, जब वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछता। 10 की पावर -3। सबसे पहले तुम्हारा काम ये लिखना है, पूरी लाइन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2 ठीक है। अब उसमें इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है और इसकी बात, ठीक है। सी की बात नहीं है। सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है पहले नंबर पर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये गलती हर एक कोई कर सकता है। जब भी किसी पर्टिकुलर का रेट निकाला जाएगा, तो वो किससे भी किसी से भी रिलेट नहीं होगा, वो अकेला है, तो अकेले में उसका रेट अपीयर हो रहा है, तो बस ये लिखा जाएगा। कोफिशिएंट उसके जब आते हैं जब उसे किसी से दूसरों के साथ रिलेट किया जाए। 5 इंटू 10 की पावर -4 -2 आएगा, -4 आएगा, ठीक है, -2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। अरे एक टाइम से 4 आएगा, जब ऊपर जाके माइनस होगा जुड़ेगा नहीं। पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बताओ। मैडम रेट ऑफ रिएक्शन अब ये किसके बराबर होगा, अब होगा ये आप किसके आप बराबर, लगेगा 1/4, और ये जो है हम निकाल चुके हैं। 1.25 गुना 10 की पावर हम कितने हो गए, 2। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर सी से बात कर रहे हैं, या हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, उससे भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कर लो तुम। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके, इसलिए हम
ये बराबर भी इसके रख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ एक तारों से हाँ, बोल। सारे क्लास लेकर आ गया? प्लीज बैठ अब समझ में आई? तो ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में इसी तरह से उलझा सकता है। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है या किसी और का रेट निकालना है तब हम ये कोफिशिएंट यूज करेंगे, और अगर पर्टिकुलर उसी का निकालना है रेट तो कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे। मेन बात इसमें यही ध्यान रखने की। और जितना चैप्टर पढ़ाया है इतना एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना, और उसमें एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें भी कर। ठीक है, मैं को नाउ शाह Sir.